अगर आप सीनियर सिटीजन है दैट मीन्स अगर आपकी जो एज है वो 60 ईयर या फिर 60 ईयर से ज्यादा है, या फिर आपकी फैमिली में कोई सीनियर सिटीजन है, तो आज की वीडियो होने वाली है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ एक बहुत बेहतरीन स्कीम के बारे में जो कि सीनियर सिटीजन के लिए ही बनी हुई है, दैट इज सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। तो वीडियो में हम पूरा इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है, जिससे आप खुद एनालाइज कर सकते हैं, खुद कंक्लूजन निकाल सकते हैं ये जो स्कीम है आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयर हाउस। दिस इज चारू अग्रवाल, बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट। अगर आप चाहते हैं कि आपको इनकम टैक्स की, जीएसटी की, जर्नल अवेयरनेस, सोशल डेवलपमेंट की अपडेशन मिलते रहे, तो सब्सक्राइब करिए चैनल नॉलेज वेयर हाउस। प्लस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को जरूर शेयर करना। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, तो देखो इस स्कीम के नाम से ही पता चल रहा है ये सिर्फ जो स्कीम है सीनियर सिटीजन के लिए बनी हुई है। दिस स्कीम इज प्राइमरीली फॉर द सीनियर सिटीजन ऑफ इंडिया। ये ऑफर करती है रेगुलर स्ट्रीम ऑफ इनकम। देखो रिटायरमेंट के बाद जो है आपका जो इनकम सोर्स के लिए जो स्कीम को बनाया हुआ है, जो मैं आगे जाके आपके साथ इन डेप्थ डिस्कस करूंगी। दिस स्कीम ऑफर करती है रेगुलर स्ट्रीम ऑफ इनकम विद द हाईएस्ट सेफ्टी। कोई रिस्क नहीं है इसमें, बिल्कुल रिस्क नहीं है, बिल्कुल सेफ है, और टैक्स सेविंग के बेनिफिट्स भी मिलते हैं इसमें। और ये ऐप चॉइस ऑफ इन्वेस्टमेंट है उन पर्सन के लिए जिनकी जो एज है वो 60 ईयर या फिर 60 ईयर से ज्यादा है, और ये रेगुलर इनकम है रिटायरमेंट के बाद। दैट मीन्स आपको 20,500 रुपए हर महीने मिलते रहते हैं अगर आप इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हो पेंशन के तौर पे। तो हम डिस्कस करेंगे जो 20,500 रुपए है आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है स्कीम में, तब जाके आपको मिलता है। देखो एलिजिबिलिटी क्या है कि किस कौन कौन पर्सन जो है वो एलिजिबल है। तो फॉलोइंग इंडिविजुअल कैन ओपन है SCSS अकाउंट विद पोस्ट ऑफिस के साथ भी आप ओपन करा सकते हैं और बैंक में भी आप ओपन करा सकते हैं। वो इंडिविजुअल जिनकी जो एज है वो 60 ईयर से ज्यादा है, चाहे देखो चाहे आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉय थे, प्राइवेट के एम्प्लॉय थे, अनएम्प्लॉयड, आप कोई काम ही नहीं करते थे, आपका आप बिजनेस पर्सन थे, कुछ भी कोई भी केस हो सकता है, लेकिन आपके नीचे आप इंडिविजुअल हो और आपकी जो एज है वो 60 ईयर से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है। रिटायरमेंट रिटायर्ड सिविलियन एम्प्लॉय जो है, अब जैसे किसी पर्सन ने जो है वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया, उसकी जो एज है 55 ईयर से ज्यादा है लेकिन 60 ईयर से कम है, तो उस केस में वो भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। लेकिन इसके अंदर एक चीज है, आप जो है वो इन्वेस्टमेंट जो है आप कब करेंगे, 3 मंथ्स के अंदर अंदर जो भी आपको रिसिप्ट मिली है रिटायरमेंट बेनिफिट, मतलब आपको रिटायरमेंट बेनिफिट मिल गए हैं, उसके 3 महीने के अंदर अंदर आपको इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर आप 3 महीने के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करते तो फिर आपको 60 ईयर की अपनी एज का वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऐसे ही रिटायर्ड डिफेंस एम्प्लॉय की जिनकी जो एज है 50 ईयर से ज्यादा हो जाती है या फिर 60 ईयर से कम है, तो उस केस में वो भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन उनके साथ भी एक कंडीशन है कि आपको जो है रिटायरमेंट बेनिफिट जब भी मिलेंगे उसके 3 महीने के अंदर अंदर आपको इन्वेस्टमेंट स्कीम में करना पड़ेगा। अगर आप नहीं इन्वेस्टमेंट करते 3 महीने के अंदर, तो इस केस में भी आपको 60 ईयर का वेट करना पड़ेगा। जब 60 ईयर के हो जाओगे तो भी तभी आप इसी की स्कीम में जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देखो इफ नॉट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टेड विद इन 3 मंथ्स, अगर आप 3 मंथ्स में इन्वेस्ट नहीं करते तो आपको 60 ईयर का वेट करना पड़ेगा। तो रिवाइज रूल नाउ ऑल्सो परमिट द स्पाउस, जो स्पाउस है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के जो पास अवे हो जाते हैं ड्यूटी के टाइम, तो वो इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल असिस्टेंट अमाउंट को, मतलब डेथ और कंपेंसेशन, जो भी डेथ के टाइम कंपेंसेशन मिलती है इस स्कीम के अंदर, प्रोवाइडेड जो जो डिसीज एम्प्लॉय है उसकी जो एज है 50 ईयर होनी चाहिए, 50 ईयर या फिर 50 ईयर से ज्यादा होनी चाहिए। तो जो एम्प्लॉय सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास हो जाते हैं ड्यूटी में, तो उनको उनके जो स्पाउस है वो इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन जो डिसीज एम्प्लॉय है उसकी जो एज है 50 ईयर से ज्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने एलिजिबिलिटी डिस्कस कर रहे हैं। तो जो अकाउंट है वो ओपन होता है इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी हो सकता है और ज्वाइंटली भी हो सकता है। ज्वाइंटली सिर्फ स्पाउस के साथ ही होगा और किसी के साथ नहीं होगा। जो अमाउंट है, होल अमाउंट जो है डिपॉजिट की हुई ज्वाइंट अकाउंट में, वो सिर्फ फर्स्ट अकाउंट होल्डर को ही एट्रीब्यूट किया जाएगा। और जो फर्स्ट अकाउंट होल्डर है उसी का ही जरूरी है कि वो एज को क्राइटेरिया को मीट करे, जो मैंने आपको ऊपर एज की क्राइटेरिया बताया है। जो सेकंड अकाउंट होल्डर है उनको जरूरत नहीं है कि वो एज क्राइटेरिया को मीट करे। ठीक है, फर्स्ट अकाउंट होल्डर की जो एज है उसी को ही कंसीडर किया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है नॉन रेजिडेंट इंडियंस या फिर HUF, ये जो है एलिजिबल नहीं है इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने के लिए।
पर आपको माइंड में क्लैरिटी आ गई होगी कि आप अगर इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप एलिजिबल है या नहीं इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ये बिल्कुल सिक्योर इन्वेस्टमेंट है, ये गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है, तो जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो भी सिक्योर है और गारंटी ऑफ रिटर्न अपॉन इट्स मैच्योरिटी, मैच्योरिटी के टाइम आपको रिटर्न की गारंटी बिल्कुल दी जाएगी। देन है, अब क्वेश्चन अराइज होता है कि मिनिमम और मैक्सिमम डिपॉजिट की लिमिट क्या है। तो मिनिमम जो है आप 1000 इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और मैक्सिमम जो है आप 30 लाख तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और जो डिपॉजिट है आपकी 1000 के मल्टीपल में ही की जाएगी। तो जो अकाउंट है वो एक सर्टेन अमाउंट के साथ ओपन होगा, लेकिन उसमें एडिशनल मनी जो है वो डिपॉजिट नहीं की जाएगी। मतलब सपोज आपने ये वाली स्कीम के अंदर पैसा डाला, तो आपने स्टार्टिंग में 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर दी, तो बाद में जो है आप इसके अंदर फर्दर 5 लाख की इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। ये सिर्फ वन टाइम ही इन्वेस्टमेंट करी जाएगी। अगर आपको इन केस एक तो आप दूसरा अकाउंट खुलवाइए और उसमें आप 5 लाख की इन्वेस्टमेंट करिए। और देखो देख तो यहाँ पर क्या है कि फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं की जाएगी, वन टाइम इन्वेस्टमेंट ही होगी सिर्फ एट द टाइम ऑफ अकाउंट ओपनिंग। और जो मैक्सिमम है वो 30 लाख है। दैट मीन्स अगर आपके पास 10 लाख रुपए थे, आपने एक सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट की स्कीम खुलवा ली, फिर बाद में 10 लाख और आपको लगा कि मेरे पास है, मैं और स्कीम खुलवाने, तो मैं आपने 10 लाख की और खुलवा ली, बाद में आपने 10 लाख की और खुलवा ली, तो टोटल जो है वो आप 30 लाख से ज्यादा की नहीं खुलवा सकते। तो इस केस में आप 3 जो है सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट खुलवा के जो है 30 लाख की लिमिट जो है आपकी कवर हो जाएगी। मतलब इन केस आपकी जो टोटल जो इन्वेस्टमेंट है ना सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट में, चाहे एक अकाउंट की हो, चाहे 2 अकाउंट की हो, चाहे 3 अकाउंट की हो, चाहे 10 अकाउंट की हो, मैक्सिमम जो है आप इस स्कीम में जो है 30 लाख से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। और अगर आपने एक बार इन्वेस्टमेंट कर दी तो वो स्कीम जो है, वो जो अकाउंट है उसमें आप फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। आपको दूसरा जो अकाउंट है सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट आपको दूसरा ओपन करा के फिर अलग से आपको उसकी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। इंडिविजुअल कैन ओपन मोर देन वन एसएस सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट, जो मैंने आपको बताया कि आप अलग अलग अकाउंट खुलवाएंगे उसमें फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो एक से ज्यादा भी अकाउंट आप खोल सकते हैं और आप जो ओपन कर सकते हैं अनदर अकाउंट आइदर बाय अपने नाम से और ज्वाइंट, आप अकेले भी कर सकते हैं और ज्वाइंट अकाउंट भी कर सकते हैं स्पाउस का। हाउ एवर ज्वाइंट अकाउंट कैन बी ओपन ओनली स्पाउस के साथ ही ओपन होगा और इनिशियली डिपॉजिटर इज द इन्वेस्टर हु फर्स्ट डिपॉजिट इन द ज्वाइंट अकाउंट। तो अगर क्या है आपने कोई एक्सेस डिपॉजिट करा दी सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट में, 30 लाख की लिमिट है, उससे ज्यादा अगर आपने करा दी है, तो उस केस में क्या होगा, जो एक्सेस अमाउंट है वो रिफंड किया जाएगा इमीडिएटली टू द डिपॉजिटर एंड ओनली पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेस डिपॉजिट टू द डेट ऑफ रिफंड। तो जो पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में जो आपको इंटरेस्ट मिलता है सिर्फ उतना ही इंटरेस्ट मिलेगा, उससे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट में तो ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है। तो अगर आप सोचो कि मैं ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दूं, क्या पता मुझे इंटरेस्ट ज्यादा मिल जाए, तो ऐसा नहीं है। आपका जो एक्सेस अमाउंट है उसको रिफंड किया जाएगा। पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट के आपको इंटरेस्ट रेट जो है एप्लीकेबल होंगे फ्रॉम द डेट ऑफ डिपॉजिट से लेकर और डेट ऑफ रिफंड तक। ठीक है, तो अगर इनकेस आप ज्यादा भी करा देते एक्सेस अमाउंट, तो ये मत समझना कि आपको सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम वाले इंटरेस्ट रेट आपको मिलेंगे। देन है वॉलंटरी रिटायरमेंट के केस में क्या है, कितनी आपकी मैक्सिमम आप कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जो डिपॉजिट है, डिपॉजिट शैल बी रिस्ट्रिक्टेड टू द रिटायरमेंट बेनिफिट और द रुपीज 30 लाख विच एवर इज लो। सपोज आपको रिटायरमेंट बेनिफिट आपको 20 लाख के मिलते हैं, तो आपको क्या है, कितना आप ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में, रुपीज 20 लाख और 30 लाख विच एवर इज लोअर, मतलब 20 लाख। तो यहाँ पर आपको देखना है कि जो भी दोनों में कम होगा, चाहे तो रिटायरमेंट बेनिफिट और 30 लाख, उतना ही आप डिपॉजिट कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। अगर इन केस आपको रिटायरमेंट बेनिफिट 40 लाख का मिलता है, तो आप 40 लाख और 30 लाख इन दोनों में जो भी लोअर अमाउंट है उसको आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और रिटायरमेंट बेनिफिट में क्या क्या इंक्लूड होता है, प्रोविडेंट फंड ड्यूज, रिटायरमेंट सुपर एनुएशन, ग्रेचुटी, कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन, कैश इक्विवेलेंट ऑफ लीव, सेविंग एलिमेंट ऑफ ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर ऑन रिटायरमेंट। तो ये सारी चीजें आपके रिटायरमेंट बेनिफिट में इंक्लूड होती है। देन जो है करंट रेट क्या चल रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये चीज कि 8.2% पर एनएम चल रहा है। ये बहुत अच्छा इंटरेस्ट रेट है जो कि दिया जा रहा है सीनियर सिटीजन को अगर वो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं। और जो इंटरेस्ट रेट है वो एप्लीकेबल है फ्रॉम, इतना जो इंटरेस्ट रेट है वो एप्लीकेबल है फ्रॉम 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2025 तक। और जो इंटरेस्ट आपको दिया जाएगा वो क्वार्टरली बेसिस पे दिया जाएगा, हर 3-3 महीने के बाद दिया जाएगा। मतलब साल में आपको 4 बार जो है इसका इंटरेस्ट मिलता है और 8.2% पर एनम के हिसाब से अभी जो करंट रेट चल रहा है वो इतना चल रहा है। तो इंटरेस्ट की पेमेंट कैसे मिलती है, इंडिविजुअल ओपन कर सकते हैं
SCSS अकाउंट और इंटरेस्ट ले सकते हैं प्रिंसिपल जितना उसने डिपॉजिट किया है एट द फिक्स रेट जो कि गवर्नमेंट ने फिक्स किया है। और फ्रॉम 1 जनवरी 2024 को इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका जो इंटरेस्ट है वो कब कब दिया जाएगा, 30 मार्च तक दिया जाएगा, 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर, जैसे मैंने कहा आपको साल में जो 4 बार दिया जाएगा, तो ये ऐसे आपको 4 बार दिया जाएगा और उसके बाद आप रिसीव करेंगे क्वार्टरली इंटरेस्ट अगेंस्ट देयर डिपॉजिट पे। तो इंटरेस्ट पेमेंट विल बी क्रेडिट टू द इंडिविजुअल अकाउंट ऑन द 1 में आपको 1 अप्रैल को मिल जाएगा, आपको 1 जुलाई को मिल जाएगा, 1 अक्टूबर और 1 जनवरी को आपको क्वार्टरली जो है इसका जो इंटरेस्ट मिलेगा। और जो इंटरेस्ट है वो एवरी क्वार्टर दिया जाएगा और अगर अकाउंट होल्डर ने इसको क्लेम नहीं किया तो इंटरेस्ट पे आपको कोई एडिशनल इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। तो आपकी अगर आप नहीं उसको निकाल रहे, उस इंटरेस्ट को नहीं निकाल रहे अपने अकाउंट से, तो उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट आपको नहीं दिया जाएगा। और आपको कब कब इंटरेस्ट मिलेगा, 1 अप्रैल को मिलेगा, 1 जुलाई को मिलेगा इसका इंटरेस्ट, 1 अक्टूबर को मिलेगा और 1 जनवरी को मिलेगा। साल में आपको 4 बार जो है इंटरेस्ट दिया जाएगा। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। सपोज आपने इन्वेस्टमेंट की 1 जनवरी 2025 में 10 लाख रुपए की और अभी जो करंट इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो 8.2% चल रहा है। तो अगर हम 31 मार्च तक देखें 3 महीने बाद 10 लाख पे 8.2% इंटू 3 महीने का कितना हो गया, 20,500 रुपए है एक क्वार्टर का इंटरेस्ट। ठीक है, तो हम जो है 1 अप्रैल को हमें 20,500 रुपए दिए जाएंगे और ऐसे ही नेक्स्ट इंटरेस्ट मुझे मिलेगा 1 जुलाई को, 1 अक्टूबर, 1 जनवरी को। और इंटरेस्ट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा सेविंग अकाउंट पे और इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट हमें नहीं मिलेगा। मतलब ये नहीं है कि अगर हमने 10 लाख हमने इन्वेस्ट किए हुए और अगर हमने 20,500 नहीं निकाले अपने इंटरेस्ट अमाउंट तो इस 20,500 पे भी मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको इंटरेस्ट सिर्फ जो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है उसी पे ही दिया जाएगा, चाहे आप उसको आप निकालो उस इंटरेस्ट को या ना निकालो। अब मैच्योरिटी क्या है, ठीक है मैं स्कीम में तो इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ लेकिन मेरे को पैसा जो है मैच्योर कब होगा, कब मिलेगा। तो मैच्योरिटी पीरियड जो है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की 5 इयर्स है। तो इंडिविजुअल जो है एक्सटेंड भी कर सकते हैं मैच्योरिटी फर्दर 3 इयर्स के लिए बाय सबमिटिंग, उनको एप्लीकेशन सबमिट करेगी। मतलब 5 इयर्स की तो मैच्योरिटी पीरियड है, इसके बाद अगर आप चाहते हो कि मेरे को भी पैसे की जरूरत नहीं है तो फर्दर 3 साल के लिए आप और भी उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। द एप्लीकेशन फॉर एक्सटेंशन ऑफ मैच्योरिटी जो दी जाएगी वो लास्ट ईयर में दी जाएगी और जो एक्सटेंडेड अकाउंट है वो अर्न करेगा इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी। सपोज आपने 2025 में इन्वेस्टमेंट की तो उस टाइम आपका 8.2% इंटरेस्ट रेट चल रहा था और आपने 5 साल 2030 में जो है एक्सटेंशन कर लिया और तो उस टाइम आपका जो है इंटरेस्ट रेट 8.6% चल रहा है। तो आपको जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो 8.6% मिलेगा, एक्सटेंशन वाला ही इंटरेस्ट रेट मिलेगा आपको। एक्सटेंडेड जो अकाउंट है उस पे जो इंटरेस्ट रेट वही मिलेगा जो कि डेट ऑफ मैच्योरिटी पे चल रहा हो, ये वाला नहीं मिलेगा, फिर आपको 8.2 वाला नहीं मिलेगा, आपको जो उस टाइम चल रहा होगा ना करंटली वही मिलेगा। और अगर डेथ हो जाती है अकाउंट होल्डर की तो फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ द अकाउंट शेल अर्न इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ, जैसे ही डेथ हो गई अकाउंट होल्डर की तो जो इंटरेस्ट है वो पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट जितना इंटरेस्ट जो है वो दिया जाएगा। जो भी रेट पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में रेट इंटरेस्ट रेट चल रहा होगा उस हिसाब से ही दिया जाएगा। और इन केस स्पाउस इज अ जॉइंट हेल्डर और सोल नॉमिनी अकाउंट कैन बी कंटिन्यू टिल मैच्योरिटी। अगर जो स्पाउस है एलिजिबल है कि वो ओपन कर सकती है SSCC ओपन कर सकती है SS सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट को और उसके पास कोई और सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट ना हो तो यहाँ पर आपको क्लियर होगा कि जो मैच्योरिटी पे जो स्पाउस है अगर वो एलिजिबल होती है कि वो ओपन करे सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट तो वो कर सकती है। तो यहाँ पर आपको मैच्योरिटी वाली चीजें सारी पता लग गई होगी। लेकिन मैच्योरिटी पे एक्सटेंशन करती है तो उस हिसाब से आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। देन प्री मैच्योर, अगर मुझे पहले ही जरूरत पड़ गई तो 5 साल से, तो उस केस में मैं क्या कर सकती हूँ, देन इंडिविजुअल कैन विड्रॉ द अमाउंट एंड क्लोज द अकाउंट एट एनी टाइम, कभी भी आप कर सकते हो। आपको फॉर्म 2 देना पड़ेगा सब्जेक्ट टू, लेकिन कुछ कंडीशन है इसके भी। अगर आप 1 साल से पहले क्लोज कर रहे हैं तो इंटरेस्ट पेबल होगा और तो कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा और इफ एनी अगर आपको कोई इंटरेस्ट दे भी दिया तो आपके रिकवर्ड किया जाएगा प्रिंसिपल अकाउंट अमाउंट में से। देखो अगर आपने 1 साल से पहले कर दिया विड्रॉल तो उस केस में अगर आपको जो इंटरेस्ट दिया जाएगा ना वो प्रिंसिपल अकाउंट में से माइनस करके वापस आपको प्रिंसिपल अकाउंट में प्रिंसिपल अमाउंट जो होता है उसमें से डिडक्ट करके वापस किया जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, सपोज आपको 5,000 रुपए जो है इंटरेस्ट अमाउंट दे दिया गया और आपने की हुई है 2 लाख की इन्वेस्टमेंट। तो जब आप
विड्रॉल कर रहे हैं, प्री मेच्योर विड्रॉल कर रहे हैं, तो उस केस में जो आपको प्रिंसिपल अमाउंट कैसे वापस करेंगे, वो 2 लाख में से 5,000 रुपए डिडक्ट कर। अगर आपने 1 ईयर के बाद क्लोज किया लेकिन 2 ईयर से पहले कर दिया, तो उस केस में आपकी जो अमाउंट है 1.5% डिडक्टेड किया जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट में। 1.5% जो है इंटरेस्ट किया जाएगा पेनल्टी की तरह, ठीक है। और अगर आप 2 साल के बाद क्लोज करते हैं तो उस केस में 1% ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट जो है डिडक्टेड किया जाएगा और उसको लेवी किया जाएगा पेनल्टी की तरह। तो 1 साल के बाद करते हैं लेकिन 2 साल से पहले तो 1.5% और 2 साल के बाद करते हैं तो आपको कितना परसेंट, 1%। मल्टीपल विड्रॉल को परमिट नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर क्लैरिटी होगी, प्री मेच्योर के भी कुछ कंडीशंस है कि आपके ऊपर कुछ पेनल्टी जो है वो इम्पोज की जाएगी, कुछ प्रिंसिपल अमाउंट में कुछ रेट वो डिडक्ट करके आपको वापस कर। जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की एप्लीकेशन प्रोसेस क्या आप बैंक में भी कर सकते हैं और पोस्ट ऑफिस में भी कर सकते हैं, और जो ऑनलाइन बैंक इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल के थ्रू भी कर सकते हैं। कोई ऑप्शन नहीं है कि आप एससी सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट ऑनलाइन ओपन कराए पोस्ट ऑफिस के साथ, और आप डाउनलोड भी कर सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम द इंडियन पोस्ट वेबसाइट से, और आप फिल कर दो फॉर्म और सबमिट कर दो ऑथराइज पोस्ट ऑफिस में अलॉन्ग विद जो भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड होती है, और पे कर दो डिपॉजिट ओपन करने के लिए अकाउंट। देन कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायर्ड है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आइडेंटिटी प्रूफ, प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ एज, और सारे जो डॉक्यूमेंट है वो सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। स्कीम में टैक्स बेनिफिट भी है अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करते हैं। यहाँ पर मैं न्यू टैक्स रिजीम की बात नहीं कर रही। जब आप आईटीआर फाइल करते हैं तो अब आपके पास 2 ऑप्शन है कि आप ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करें या फिर न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करें। तो अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करते हो तो अगर आप जितनी भी आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हो उसका अप टू 1.5 लाख तक आपको जो है टैक्स रिडक्शन दी जाती है अंडर 80C। सपोज आपने जो है वो 2 लाख की इन्वेस्टमेंट की है तो 80C में आपको 1.5 लाख की जो है इसकी टैक्स डिडक्शन दी जाती है अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करते हैं। तो जो मेच्योरिटी अमाउंट जो मिलता है आपको बिल्कुल टैक्स फ्री है, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता, लेकिन जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो टैक्सेबल होता है एज पर स्लैब रेट। देखो मैं आपको ये बता दूं कि सीनियर सिटीजन को चाहे उनको सेविंग पे इंटरेस्ट मिलता है या रिकरिंग डिपॉजिट पे मिलता है या पोस्ट ऑफिस पे मिलता है या फिर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में मिलता है, उनको कोई भी इंटरेस्ट मिलता है, इन सबका अमाउंट जो है 50,000 तक जो है उस पे गवर्नमेंट जो है वो टैक्स नहीं लेती, उस पर टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता। तो अगर आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में कुछ भी इंटरेस्ट आपको मिलता है तो उस पे भी अप टू 50,000 तक नहीं होता, लेकिन इन सब चीजों को ना ऐड करके जो है अमाउंट की डिडक्शन दी जाती है। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, जैसे आपको सेविंग में 10,000 रुपए का इंटरेस्ट मिलता है, आरडी में 10,000 रुपए का इंटरेस्ट मिलता है, और आपको जो है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 20,000 का इंटरेस्ट मिलता है, तो टोटल कितना हो गया आपका 40,000 का आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो उसमें से मतलब जो है आपका पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट है। तो इन टोटल जो है देखा जाता है इन सारे जो है बैंक में पोस्ट ऑफिस में टोटल अमाउंट जो है वो 50,000 तक आपका एग्जाम होता है, उस पर टैक्स रेट नहीं लगता। तो यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा, अगर आपके इन सबको मिला के जो है 1 लाख का इंटरेस्ट बनता है तो उसमें से 50,000 जो है एग्जाम होता है और 50,000 पे आपको टैक्स पे करना पड़ता है एज पर स्लैब रेट। और जो इंटरेस्ट टोटल इंटरेस्ट है वो अगर एक्सीड करता है 50,000 को तो आपका टीडीएस भी डिडक्ट करता है, और अगर आप टीडीएस से बचना चाहते हो तो उस केस में आप 15H फॉर्म जो है सबमिट करा सकते हो, उसके फॉर्म जमा करा सकते हो कि आपकी जो इनकम है वो बहुत कम है तो आपका टीडीएस जो है वो डिडक्ट नहीं होना चाहिए, आपकी जो इनकम पे टैक्स लगना ही नहीं। तो यहाँ अगर हम सम अप करें तो सीनियर सिटीजन स्कीम एक गुड स्कीम है सीनियर सिटीजन के लिए, जिसमें आपको रिस्क फ्री रिटर्न मिलती है कॉर्पस के फंड। फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस किया था कि 20,500 रुपए पर मंथ हम जो है इस स्कीम से ले सकते हैं। तो कैसे ले सकते हैं, अगर आप 30 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हो और उस पे अगर आपको 8.2% इंटरेस्ट मिलता है तो आपको कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलता है, 2,46,000 मिलता है आपको साल का। ठीक है, तो महीने का अगर आप इसको डिवाइड बाय 12 करो तो आपको महीने का 20,500 रुपए इंटरेस्ट मिल जाता है, जिससे जो आपका मंथली फिक्स हो जाता है। तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बात की थी कि आप इस जो स्कीम में इन्वेस्टमेंट करके 20,500 रुपए हर महीने के अर्न कर सकते हो। तो यहीं पर मैंने ये लिखा हुआ 8.2% इंटरेस्ट रेट एंड इन्वेस्टमेंट, अगर आप 30 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हो 8.2% के हिसाब से आपको जो है 20,500 रुपए का हर महीने का इंटरेस्ट जो है रिसीव हो सकता है। शॉर्ट हम लास्ट में जो है कंक्लूजन बेनिफिट डिस्कस कर लेते हैं। एक तो गवर्नमेंट स्पॉन्सर इन्वेस्टमेंट स्कीम है, इसलिए वो सेफ भी है, रिलायबल भी है, सिंपल प्रोसेस है, आप किसी बैंक और आप पोस्ट ऑफिस में इसको ओपन करा सकते हैं, और जो अकाउंट है वो ट्रांसफरेबल है अक्रॉस इंडिया, हाईएस्ट रेट और हायर इंटरेस्ट रेट है,
आपको एटीसी में 1.5 लाख की भी एक्सटेंशन मिलती है, और अगर आपका टेन्योर कंप्लीट हो जाता है तो आप फर्दर 3 इयर्स के लिए भी इन्वेस्टमेंट इसकी कर सकते हैं। कुछ डिसएडवांटेज डिस्कस करूं तो ये तो एक सिर्फ सीनियर सिटीजन के लिए है जिनकी जो एज है वो 60 ईयर से ज्यादा है, प्लस इसका जो टेन्योर है वो 5 इयर्स का है, तो अगर हम 5 ईयर से पहले पैसे निकालते तो हमारे पास कोई पेनल्टीज वगैरह इम्पोज की जाती है। थर्ड पॉइंट है, इसका जो इंटरेस्ट है वो भी टैक्सेबल है, उस पर भी हमें टैक्स पे करना पड़ता है। तो नाउ इट्स अप टू यू कि आपके लिए ये जो स्कीम है ये बेनिफिशियल है या नहीं है। अगर बेनिफिशियल है तो जरूर इन्वेस्टमेंट करिए। तो होपफुली आपको सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में बहुत इन डेप्थ नॉलेज मिल गई होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर इसको शेयर करना, जिससे और लोगों की भी नॉलेज इनहेंस हो इस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को लेकर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्लस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।